नमस्कार दोस्तों। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल। क्योंकि इस वीडियो में भारतीय इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। और ये वो सवाल हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिना देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते तो हैं। हमारा सबसे पहला सवाल बिल्कुल शुरुआत से, भारत में मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म कहाँ से मिला है? ये मिला है हथनौरा से, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। अच्छा, हथनौरा। हाँ, और यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की कहानी शुरू होती है। और उस कहानी में अगला बड़ा मोड़ था आग। तो आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। फिर आया पशुपालन। इसका पहला सबूत हमें किस काल से मिलता है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य में मिलता है मध्य पाषाण काल से। पालन। बिल्कुल, एक एक करके इंसान ने प्रकृति पर नियंत्रण पाना सीखा। और शायद सबसे बड़ा कदम था कृषि। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, हम्म। और इसने सब कुछ बदल दिया। और भारत में अगर बात करें तो चावल के सबसे पुराने सबूत कहाँ से मिले? ये मिले हैं कोल्डी हवा से, जो आज के प्रयागराज के पास है। कोल्डी हवा। जी। और एक और बड़ा आविष्कार, पहिया। जी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। तो कृषि और पहिया दोनों नवपाषाण काल में? हाँ, इसीलिए इसे नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। अच्छा, फिर एक दौर आया जब तांबा और पत्थर दोनों इस्तेमाल होते थे। उसे क्या कहते हैं? उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यही थी कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग एक साथ हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं एक पूरी सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और ये किस युग से जुड़ी थी? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युग मतलब वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे? नहीं, लोहा तब तक नहीं आया था। और इस सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अच्छा, और मोहनजोदड़ो की? वो भी तो एक बड़ा स्थल था। हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। इन दोनों में से मतलब पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है था। और अगर सिर्फ भारत की बात करें, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, हरियाणा में। राखीगढ़ी, हरियाणा। जी। एक बहुत प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मेला है, वो कहाँ से मिला था? वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो। और जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा। तो इसका मतलब वो हल का इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, ये उनकी उन्नत कृषि का प्रमाण है। अभी हमने बात की कि वो एक धातु से परिचित नहीं थे, वो कौन सी थी? वो लोहा था, वे लोहे से परिचित नहीं थे। और उनकी लिपि, क्या हम उसे पढ़ पाए हैं? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। उनकी लिपि चित्रात्मक थी, मतलब पिक्टोग्राफिक, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। अच्छा, और इस सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? उनका प्रमुख बंदरगाह लोथल था, गुजरात में। लोथल। अब आते हैं वैदिक काल पर। ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में सिंधु नदी को हरयूपिया कहा गया है। हरयूपिया। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ये किस वेद में है? गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में। और जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त। ठीक है, अब उपनिषदों की बात करते हैं। कुल कितने उपनिषद हैं? उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। 108। और इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य। ठीक है। इसके बाद आया महाजनपदों का काल। कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे। 16। और इनमें सबसे शक्तिशाली कौन बनकर उभरा? इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध। और दुनिया का पहला गणराज्य किसे कहा जाता है? विश्व का पहला गणराज्य वैशाली को कहा जाता है। वैशाली। ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म पर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के पास है। अच्छा, अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत गंभीर है, और ये सवाल जवाब यकीनन आपकी मदद कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न
आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक। और एक शब्द है त्रिरत्न। इसका संबंध किस धर्म से है? त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से। अच्छा, एक प्रसिद्ध युद्ध है दशराज युद्ध। इसका वर्णन किस वेद में है? दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में। ठीक है। वैदिक काल में एक यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार। और आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा। और वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती। अच्छा, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। 6। और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो हमें कहाँ मिलता है? पुनर्जन्मों का सिद्धांत सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में। ठीक। ठीक है। वापस मगध पर आते हैं। मगध की शुरुआती राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज भी कहते हैं। राजगृह। और एक महाजनपद था अश्मक। ये कहाँ स्थित था? अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अच्छा, ये दक्षिण भारत में था। जी। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत पर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? उसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने। तो क्या इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने ही सल्तनत को सही मायनों में संगठित किया था। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। एक बहुत प्रसिद्ध नीति है लौह और रक्त की नीति। ये किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने। और बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी का जो दक्षिण भारत अभियान था उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर। अच्छा, एक और शासक था जिसने प्रतीकात्मक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी का प्रयोग किया, वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद भी वही ले गया था, है ना? हाँ, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदलने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है। सिंचाई पर कर किसने लगाया था? सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक। और अशोक के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? ये काम भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। अच्छा, अब बताइए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोधी। और यहीं से पानीपत का पहला युद्ध जोड़ा है। ये कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526? और किनके बीच हुआ था? यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। जिसमें बाबर जीता और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी। और इस साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय। एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ये कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565। और एक और साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। उसका संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है। एक प्रसिद्ध किताब है लाज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कल्हण थे। कल्हण। अब एक आक्रमणकारी की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार। और उसके साथ एक लेखक आया था अल बिरूनी। उसने कौन सी किताब लिखी? अल बिरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद। अच्छा, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। 1192। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने। अच्छा, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश। और कोणार्क का सूर्य मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम। ठीक है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर।
पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किस वंश ने किया? सबसे लंबा शासन तुगलक वंश ने किया। तुगलक वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अब तक हम 70 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। वाह, आपकी एकाग्रता वाकई काबिले तारीफ है। और अगर आपको इस मेहनत से फायदा हो रहा है तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखें, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली तैयारी यही होती है। चलिए अब हम आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1600 में। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई? इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजों की। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। वो कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। 1764। अंग्रेजों ने एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये किसने किया? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस। और सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। वेलेजली। एक और नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। डलहौजी। और इसी के बाद 1857 का विद्रोह हुआ। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ये वीडी सावरकर ने कहा था। सावरकर ने। ठीक है, अब कुछ सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहले अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी। W.C. बैनर्जी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905। और मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना अगले ही साल 1906 में हुई। अच्छा, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने शुरू किया था। तिलक और एनी बेसेंट। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। 1915। और उनका पहला बड़ा सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। 1917। एक काला कानून आया था, रॉलेट एक्ट। ये कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना? हाँ। वो कब हुआ? हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 1920। और एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। वो कब हुई? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास ने की थी। चितरंजन दास। अगला बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। 1930। और सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942। आजादी के ठीक पहले कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और आखिरकार भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। और हमारा 100वां और आखिरी सवाल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमने उन सभी 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।